हेलो। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला। आप लोगों का बहुत सारा स्वागत है आज की क्लास में। और उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे बहुत स्वस्थ एंड सुरक्षित होंगे, बढ़िया होंगे जहां पे भी होंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट। और जैसा कि आप लोगों ने कल देखा है कि अब हमारी गोल्डन बटन आ चुकी है ना। आप लोगों ने देखा उसे, मैंने कल एक्सपोज भी किया था एक चैनल पे, प्राइम हैप चैनल पे, और विक्रम सर ने इस चैनल पे। तो उस गोल्डन बटन के ऊपर दो शब्द कहूंगा बस आप लोगों से कि ये जो 1 मिलियन जो सब्सक्राइबर हुए हैं ना बच्चे, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आप लोगों की बहुत सारी मेहनत है। तो ऐसा ही प्यार बरसाते रहिए और ऐसा ही हमें पसंद करते रहिए। और जैसे भी हमारा कारवा बनता जा रहा है, आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं। ये सारा कुछ हो पाया है विक्रम सर की मेहनत के कारण से। और हम जैसे लोग अब जो जुड़े हैं इस मंच के साथ में, हम ये चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में जो भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो अपने को कुंठित महसूस ना करें। क्योंकि जनरली जितने भी हिंदी मीडियम के कोचिंग्स यहाँ वहाँ वगैरह जो होती हैं, या तो उतनी वो क्वालिटीज़ नहीं होती उनमें, और या तो फिर इंग्लिश मीडियम वाले टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो बच्चों को आप में ये कमी, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, ये सब नहीं बताना है। आप लोगों को आपकी ही भाषा में आपको कॉन्फिडेंस देना है। और हिंदी मीडियम के जितने भी विद्यार्थी जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए हम लोग ये टॉपिक लेकर आते हैं, ये क्लासेस लेकर आए हैं, ताकि आप लोगों को जो भी शिक्षा आपको चाहते हैं, जिसके आप योग्य हैं, वो आपको ज़रूर मिलनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट, आप लोगों का ढेर सारा समय, जो प्यारा सा समय है, मैं उसे बर्बाद नहीं करता हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेरी गुड इवनिंग। और स्टार्ट करते हैं आज की ज़बरदस्त क्लास। होप सो आप एनर्जी से भरपूर होंगे और आज की क्लास बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए भाई, लास्ट क्लास में मैंने बात की थी कि ये जो टॉपिक है, हमने बताया था कि अलैंगिक जनन कैसे होता है। और अलैंगिक जनन जो है उसके बेसिस में मैंने आपको पूरा पोर्शन जो है एक बार फटाफट रिवीजन करा देता हूं मैं, कि कल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या क्या बताया था और उसके ऊपर में बात की। ये वाटर हाइसिंथ के बारे में बताया था मैंने, ठीक है, वाटर हाइसिंथ इसके बारे में बताया था। ये सारी चीज़ें, आलू, और इसके अलावा ये ब्रायोफिल्म, पत्थर चट्टा, इसके बारे में बताया था मैंने। तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने की थी। होप सो आप लोगों को ये सब याद होगी। और अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से उस वीडियो पे जाइए और देखिए, और जो भी समस्या हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के जितने भी इंटरेस्ट, हम लोग बहुत जल्दी से आप लोगों को सारी कोर्सेज के साथ आपसे मिलेंगे। इसलिए आप लोग बी प्रिपेयर, एकदम बढ़िया प्रिपेयर हो जाइए आप लोग इस चीज़ के लिए कि हम लोग आपको अब कंटिन्यू मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी क्लासेस जो हैं बराबर चलने लग जाएंगी। डेली क्लासेस में मैं से आपसे लाइव में मिलूंगा। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलने लग जाएंगे। तो याद रखिए थोड़ा सा, है ना, और टाइम टू टाइम पहुंच जाइए भाई। वेरी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो भाई, आते हैं टॉपिक पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, लैंगिक जनन का मतलब क्या है। देखो भाई, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में एक बहुत बड़ा अंतर है। अलैंगिक जनन जिसमें लिंग नहीं है और लैंगिक जनन जिसमें लिंग है। अब लिंग है तो दो लोग होंगे, द्विलिंगी मतलब एक नर होता है, एक मादा होता है। जहां पे लिंग की बात आ जाती है वहां पे एक नर होती है, एक मादा होती है। तो नर और मादा होके क्या करेंगे, नर एवं मादा, नर युग्मक और मादा युग्मक बनाएंगे। इसे हम युग्मक जनन कहते हैं। फिर वो युग्मक क्या करेंगे, वो दोनों आपस में मिलेंगे, उन्हें हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर मिलने के बाद नए युग्मक का, नए जीव का निर्माण करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है अब दो लोगों पे डिपेंडेंट है। अभी तक अलैंगिक जनन में ये एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही जीव पर डिपेंड करता था, वह ही डिसाइड करता था कि नया जीव बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन आ गया। बड़े बड़े जो जीव हैं, जो थोड़े से लार्ज नंबर पे हैं, एक कोशिकी के अलावा जो बड़े जीव हैं, अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आते हैं, थोड़ा सा वृहद पार्ट लेकर आते हैं। और यह वृहद पार्ट जो है, आपका ध्यान रखिएगा, धीरे 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 कॉम्प्लेक्स होगा। तो मैंने एक शब्द के आधार पर ही इसका पूरा एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि यह होता क्या है।
लैंगिक जनन में लिंग होते हैं, नर एवं मादा होती है। नर एवं मादा जो पोर्शन है वो फिर युग्मक जनन करेंगे, युग्मक मिलेंगे, फिर युग्मक से नया जो है जीव का निर्माण होगा। ये 4 बातें जो मैंने आपसे कही है, इन्हीं 4 बातों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन्हीं चीजों को हमें यहां पर डिटेल करना है, कैसे बनते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे आगे बढ़ता है, वगैरह वगैरह सारी बातें। तो ये है हमारा लैंगिक जनन का प्रोसेस। हम स्टार्ट करते हैं यहां पर एक प्यारे से डायग्राम के साथ में। देखिए भाई, तो लैंगिक जनन के बारे में सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये क्या है? लैंगिक जनन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, है ना, इग्नोर नहीं करना है दोस्त, एकदम ध्यान लगा के पढ़ना है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर माइंड एंड और योर स्टडी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लैंगिक जनन के बारे में जब अपन बात करते हैं तो यहां एक से जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंगी वाले भिन्न जीवों के द्वारा नर एवं मादा युग्म का निर्माण शामिल है। देखो मैंने वही बात कही ना अभी आपसे, एकदम सिंपल लाइन पे लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज है, लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा विपरीत नर एवं मादा होने चाहिए। फिर नर मादा क्या करेंगे? युग्मक का निर्माण करेंगे, मादा युग्मक का निर्माण करेंगे, नर युग्मक का निर्माण करेंगे, जिन्हें हम इंग्लिश में गैमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमिट का निर्माण शामिल है। हम उसे ही लैंगिक जनन कहेंगे। कई बार पूछा जाता है लैंगिक और अलैंगिक में डिफरेंस क्या है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि अलैंगिक जनन में एक ही जीव होता है, जबकि लैंगिक जनन में 2 जीव होते हैं। लैंगिक जनन जब 2 जीव होते हैं तो 2 प्रकार के युग्मक का निर्माण भी होगा, नर एवं मादा युग्मक। फिर वो दोनों जब बनेंगे तभी हम उसे लैंगिक अंग या जनन कहेंगे। अगला पार्ट, यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं। जो मैं कह रहा हूं याद रखिएगा, जिसको मैं सामान्य शब्दों में कहता हूं वहां पे ये अब लिखा हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से नर युग्मन जो होता है युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट। जाइगोट मतलब युग्मनज। क्या निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण करता है। ये जो लिखा हुआ है मैंने आपको शब्दों में बताया है। कुछ चीजें आपको पहले सरल बनाइए भाई, बायोलॉजी को पहले ना देखिए, पढ़ने से ज्यादा बायोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसे समझेंगे नहीं, सामान्य शब्दों में आप उसे डिटेल नहीं करेंगे, तब तक आपको वो डिटेल समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चे, जब भी कोई प्रोसेस को पढ़ो तो सबसे पहले एक काम करो, उसका एक सार बना लो कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। इसको एक शब्द में, अगर आपने उसे एक शब्द में अपने आप को उसे समझा दिया ना, तो आपको वो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इसलिए पहले उस शब्द को खोजिए जिस एक शब्द से आप उस पूरी कहानी को समझ पाते हैं, जिसे हम उसका टाइटल कहते हैं। तो टाइटल बनाने की कोशिश करिए, पहले टाइटल बनाइए, तब फिर आगे ध्यान पे रखिएगा। तो इस तरह से ये नया जीव निर्माण हुआ। लैंगिक जनन में मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं। ये स्पर्म एंड ओवा का डायग्राम है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा थोड़ा सा। ये जो एग्जाम्पल है, ये है सूर्यमुखी का पौधा, और यहाँ पर कुछ तितलियों ने, पतंगों ने, भौरों ने युद्ध कर रखा है, आक्रमण कर रखा है, और यहाँ से कुछ ना कुछ ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं, ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। और ये एग्जाम्पल है, ये एक फ्लावर का एग्जाम्पल है, जो फ्लावर के अंदर नर एवं मादा जनन अंग हम सब की बात करेंगे। हम यहां पर्टिकुलर एक जीव की नहीं, दुनिया में पाए जाने वाले लगभग सभी जीवों की बात कर रहे हैं। इसलिए ये पूरा ब्रह्मांड पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, इसमें जीवों का निर्माण कैसे हो रहा है, इस विषय पे बात कर रहे हैं। आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। आप इमेजिन करके देखिए कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, कुछ आपस में समानता रखते हैं, उनके प्रजनन में समानता है। वो कैसे अपने जीवों का निर्माण बार बार कर रहे हैं, इस विषय को पढ़ रहे हैं आप, और आप इसे इतनी आसानी से नहीं देख सकते। समस्त जीवों की बात है, पूरा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। देखिए भाई, तो ये यहां पे इंग्लिश में क्या लिखा है, इंग्लिश में समझा देता हूं। यहां पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, वो समान प्रकार के हो सकते हैं, वो अपोजिट सेक्स के हो सकते हैं, नर एवं मादा दोनों हो सकते हैं। इससे ऑफस्प्रिंग बनता है, मतलब संतति बनता है। और सबसे खास बात ये कि जो संतति बनता है वो नॉन आइडेंटिकल है, मतलब पूरी तरह से समान नहीं है। यह एक सबसे बड़ा गुण है लैंगिक जनन का। सबसे बड़ा गुण है कि जहां पर नर एवं मादा से बनने वाले जीव एज इट इज नहीं होते, मतलब एकदम क्लोन नहीं होते। इससे क्या फायदा होगा? यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स में, जिपमर में कई बार पूछा भी गया है। जिपमर में ज्यादातर यह पूछा जाता था क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, दिमाग ज्यादा लगता है इसमें। तो इसका कारण क्या था मालूम? देखिए, लैंगिक अंग में जब अलैंगिक जनन में जब जीव बना तो वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स के समान था। तो अगर मान लीजिए कोई विपरीत परिस्थिति में पेरेंट्स नहीं रह पा रहे हैं, तो नीचे वाला जो युग्मक है, जो आपका संतति है, यह भी नहीं रह पाएगा। ये पूरी तरह से एक साथ खत्म हो जाएंगे। जबकि
अगर माता पिता से भिन्न जीव पैदा हो रहा है मतलब उसके अंदर कुछ नया एवोल्यूशन, नया विकास करने की ताकत भी पैदा होगी और वो नित्य प्रतिदिन लगातार वो बदलता रहेगा और उसके अंदर विकास करने की क्षमता होगी। हो सकता है कि किसी कारणवश पेरेंट्स उस एटमॉस्फेयर को, उस वातावरण को का मतलब एब्जॉर्ब ना कर सके हो, वहां पर ना जीवित रह सकते हो, लेकिन हो सकता है उनकी संतति रह ले। तो यह विकास का, क्योंकि परिवर्तन होता है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जब परिवर्तन करोगे तब ही आप इस प्रकृति में जीवित रहोगे। तो इसलिए याद रखिएगा, यह बात एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अलैंगिक जनन के जीवों में विकास का कोई मतलब उम्मीद नहीं होती है, परिवर्तन की कोई उम्मीद नहीं होती है, जबकि लैंगिक जनन में परिवर्तन की उम्मीद होती है, विकास की उम्मीद होती है। ये लोग अपने आप को बदल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी लाइन कह दी मैंने। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो प्लीज इसे नोट डाउन कर ले वहां पर कि अलैंगिक जनन में जो है विकास होने की क्षमता होती है, बदलाव की क्षमता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में बिल्कुल भी बदलाव की क्षमता नहीं होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल समझ के रखिएगा। कहानी उसी के अनुरूप आज इर्द गिर्द घूम रही होगी। इसीलिए ये एक और लाइन है कि अलैंगिक जनन में क्लोन बनते हैं, एज इट इज अपने पेरेंट के जैसे बनते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नॉन आइडेंटिकल मतलब भिन्न संतति पैदा होते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं। यह जो लैंगिक जनन है यह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा सा वृहद प्रोसेस है। अब इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल और धीमी प्रक्रिया है। लैंगिक जनन बड़ी आसानी से हो सकता है, जबकि अलैंगिक जनन एक धीमी प्रक्रिया है, समय लगता है भाई, इसमें समय लगता है। सक्सेस टेक टाइम्स, बड़ा प्रोसेस है ना, वृहद है, जटिल है। ये बात भी ध्यान पे रखिएगा। कभी आपसे कंपेयर 12th वाले बच्चों से कई बार पूछ दिया जाता है लैंगिक और अलैंगिक में अंतर बताओ, तो ये सब काम आपको आएगा। अगर यह जटिल है तो वह सरल है, यह विस्तृत है तो वो सारगर्भित है, ये अगर मान लीजिए धीमा है तो वो फास्ट है, वो जल्दी वाला प्रोसेस है। ये बात ध्यान पे रखिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। नर एवं मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, यहां पर नर बना हुआ है, मादा युग्मक बना हुआ है, ये वेफ एक्चुअली के है, इसको कट कर दीजिएगा। के युग्मन से, युग्मन मतलब दोनों के जुड़ने से जो लैंगिक जनन होता है उसे संपन्न होता है। ये बहुत बेसिक बात है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगले पॉइंट पे, उसके परिणाम स्वरूप, यहां पे भी के लिखा हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप बिल्कुल नहीं होती। इसमें जितने भी जीव का निर्माण होगा, हर जीव आपस में भिन्न होंगे। एक दूसरे से पूरी तरह से मिलता हुआ जीव एक दूसरे के बराबर हो ही नहीं सकते। यह एक मुख्य गुण है लैंगिक जनन का, यह बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है भाई, देखिए, यह एक इलोबरेट मतलब बहुत लंबा, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, वृहद और स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन के कंपैरिजन में यह थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। यह जो ग्रोथ होता है, यहां पर पीरियड ऑफ ग्रोथ रीच द मैच्योरिटी, अब धीरे 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 एक समय लगता है, लोग परिपक्व होते हैं और परिपक्व होने के बाद वो यह जनन कर पाते हैं। इसमें धीमा प्रोसेस ये है, इसलिए भी है क्योंकि जो लैंगिक लक्षण करते हैं वो लैंगिक अंग तक पहुंचने के लिए, लैंगिक जनन करने तक पहुंचने के लिए इनमें दो प्रावस्था होती हैं। पहली अवस्था किशोरावस्था इसे कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे जुवेनाइल फेज, ठीक है, और इसे ही प्लांट में कहते हैं वेजिटेटिव फेज। ये बात ध्यान पे रखिएगा। कायिक प्रावस्था एक कही जाती है हिंदी में प्लांट्स के लिए मतलब पौधों के लिए, और जीवों के लिए शब्द यूज किया जाता है जुवेनाइल फेज। मींस जुवेनाइल फेज का मतलब होता है कि जिसे हम कहते हैं जुवेनाइल मतलब किशोरावस्था। क्या कहते हैं? किशोरावस्था। तो ये बात मैंने बहुत सिंपली तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि जीवों में या पौधों में जब लैंगिक लक्षण आने लग जाते हैं उससे पहले की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है, या इसे हम कायिक प्रावस्था कहते हैं, जहां पर ये डिवाइड नहीं करता। ठीक है, ये बात ध्यान पे रखिएगा। एक बहुत सिंपल सी बात है, ये आगे हम इसके लिए बात करते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए अगला पार्ट क्या कहता है, अब इसके बाद थोड़ा सा डिटेल पार्ट समझते हैं। यहां पर क्या कहता है हिंदी मीडियम में समझ लेते हैं भाई। तो अब ये दो बातें मैंने आपको बताई अभी तक, सिर्फ ये कि नर मादा की आवश्यकता है, इसमें जो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, धीमा प्रोसेस है, इसमें जीव जो बनते हैं वो पूरी तरह से अपने जनक से मिलते जुलते हुए नहीं है। इन बातों को पिंच करके रखिएगा, अपनी कॉपी में लिख के रखिएगा, आपको इन्हीं चीजों को पढ़ना है। अगले पार्ट में पहुंचते हैं। सभी जीव अपने जीव की वृद्धि एक निश्चित अवस्था और परिपक्वता तक पहुंचते हैं। सभी जीव अपने जीवन में, सभी जीव जितने भी जीव हैं अपने जीवन में एक परिपक्वता तक पहुंचेंगे। इसमें परिपक्वता जरूरी है, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अलैंगिक में परिपक्वता की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब हम अलैंगिक जनन करते हैं तो अपने जीवों को एक परिपक्व अवस्था तक पहुंच पाते हैं, तब वो लैंगिक जनन जो है कर पाएंगे। अगला पार्ट, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। उससे पहुंचने पहले की पहुंचने की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। और यदि हम इसमें प्लांट में बात करें, पादपों में बात करें, तो हम इसे कायिक प्रावस्था कहते हैं। यह चीज लिखी हुई है, आप इस बात को लिखेंगे और नोट डाउन करेंगे और समझ के रखेंगे। ठीक है, तो ये दो बात मैंने कहा कि वो परिपक्व तक पहुंचने के लिए लैंगिक जनन करने से पहले उनके पास में कुछ प्रावस्थाएं होती हैं ताकि वो परिपक्व हो सके। जैसे मनुष्य को देखिए, मनुष्य अगर नर एवं मादा की बात करें तो 10-12 साल तक वो समय लेते हैं। हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, बदलाव होता है, तब जाकर हमारी बॉडी में कुछ लैंगिक लक्षण आते हैं, तब हम लैंगिक जनन कर पाते हैं। उसी तरह मादा में भी होता है, उसी तरह बाकी जीवों में भी होता है। कोई पैदा होते ही लैंगिक जनन नहीं करने लग जाता, उसे समय लगता है। सक्सेस टेक टाइम्स, एक बड़ा प्रोसेस है, इसलिए इसको समय लगता है। और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले आपको किशोरावस्था और कायिक प्रावस्था में पहुंचने के लिए रखता है। ठीक है, ये बात ध्यान पे रखिएगा, बहुत आसान बात है, ये एकदम क्लियर आपको होगा। अगले पार्ट में अपन पढ़ते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है भाई, तो इन हायर प्लांट्स में जो बड़े पौधे होते हैं, हायर प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म, जिनमें फ्लावर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लावर मतलब क्या बोलना चाहिए, पुष्प होता है। तो ये पुष्प बताता है कि हां अब ये रिप्रोडक्शन करने के लायक हो गया है। पादपों में कैसे पता चलता है कि अब ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? तो इनमें रिप्रोडक्शन करने के लिए एक पार्ट होता है जिसे अपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, नाम है फ्लावर। पादपों में बड़े जो पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिसे अपन आवृत्ति बीजी या अनावृत्ति बीजी कुछ कहते होंगे उनको, उनमें से अगर देखा जाए तो वो जो होते हैं उनके पास फ्लावर होता है। और जब भी उनके पास पुष्प आ जाए तो इस बात का घोतक है, इस बात को वो प्रदर्शित करता है कि यहां पर अब लैंगिक जनन हो सकता है, लैंगिक जनन हो सकता है। यह बात ध्यान पे रखिएगा। अगला पार्ट, अब इस आधार पर, क्योंकि ये जो कायिक प्रावस्था होती है, पादप अवस्था होती है, जब वो परिपक्व हो रहे होते हैं, यह अवस्था अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की है। जैसे आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक साल के भीतर में, मतलब एक सीजन के भीतर में ही अपने आप को जनन करके अपना सीड बनाकर, बीज बनाकर मर जाते हैं। कुछ होते हैं वो 2 सीजन लगते हैं, द्विवर्षीय कहलाते हैं। कुछ बहुत साल लेते हैं अपने आप को जनन करने के लिए। तो यह जो किशोरावस्था है अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है, हम उस आधार पर उन्हें विभाजित करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए कोई एनुअल प्लांट है, कोई एनुअल मतलब 1 वर्षीय पौधा है। तो 1 वर्षीय पौधा मतलब 1 वर्ष, 1 सीजन के अंदर ही वो अपने आप को डेवलप कर लेगा और वो उसके बाद जनन करेगा, और जनन करने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त होगा। ये 1 वर्षीय पौधा एग्जाम्पल के लिए आपने देखा भी होगा, जैसे हो गया धान, हो गया आपका जो क्या बोलते हैं गेहूं हो गया, ये 1 वर्षीय पौधे हैं, 1 सीजन में लगते हैं, उसके बाद दोबारा ये खत्म हो जाते हैं। कुछ पौधे होते हैं द्विवर्षीय, मतलब इनका जो कायिक प्रावस्था है ये 2 वर्ष की है। ये परिपक्व होने के लिए अपने आप को लैंगिक जनन करने के लिए 2 साल का समय लेते हैं, 2 सीजन का समय लेते हैं। तो वहां पे सीजन ही साल गिना जाता है। ऐसा नहीं कि आपका जो 12 महीने का साल है उनका भी 12 महीने का साल होगा, उनका एक सीजन गिना जाता है। तो द्विवर्षीय पौधे जैसे होता है मक्का हो सकता है, सुगर केन हो सकता है, ये जो मतलब गन्ना, ये सब एग्जाम्पल जो है द्विवर्षीय। अरहर का एक पौधा होता है जो 2 वर्ष में रहता है, तो वो द्विवर्षीय हो गया। कुछ पौधे इनके अलावा कट वेजिटेटिव, अनरिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज, इसी हिसाब से याद रखिएगा, इनके पास में शो करते हैं क्लियर। ये जो 1 वर्षीय पौधे हैं और जो द्विवर्षीय पौधे हैं, इनमें दिखता है कि आज ये लगाए गए हैं, कुछ समय तक ये कायिक प्रावस्था में रहेंगे, उसके बाद वह प्रावस्था थोड़ा सा परिपक्व होंगे, इसमें पुष्पन होगा और ये फिर रिप्रोडक्टिव फेज मतलब जनन प्रावस्था में पहुंचेंगे, और उसके बाद जैसे ही जनन हो गया उसके बाद ये मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो इनके जीवन में 3 प्रावस्थाएं आसानी से देखी जा सकती है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह बहुत जरूरी विषय हो सकता है। यहां पर पूछा जाता है कि ऐसे पादपों का नाम बताइए जो अपने जीवन में किशोरावस्था, जनन प्रावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था तीनों को प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों प्रावस्था शो करने वाले 1 वर्षीय पौधे और द्विवर्षीय पौधे होते हैं। कुछ पौधे होते हैं जिनको प्रीनियल प्लांट कहते हैं, या हिंदी में कहेंगे तो 12 मासी पौधे।
अब जो 12 मासी पौधे होते हैं वो 12 महीने पूरा एकदम ऐसा फ्लावरिंग करते हैं, ऐसा नहीं। वो लेकिन एक जैसे आम होता है, अब आम 12 मासी आम आते हैं तो वो पहले एक बार होता था, आजकल साल में 2 बार फलने लग गए। तो यह जो क्या हुआ कि अपने सीजन से जितना एक वर्ष होना चाहिए, एक सीजन होना चाहिए, अगर उससे भी कम समय में अगर ये जनन करने लग जाएंगे तो हम उन्हें प्रीनियल प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें 12 मासी पौधे कहा जाता है। यह प्लांट जो होते हैं यह आसानी से अपनी तीनों प्रवस्थाओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यह बात बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, बहुत आसान पाठ है ये। ठीक है, मटर जो है 1 वर्षीय पौधा, बिल्कुल अल्लाह की बंदी आप बहुत सही बात बोल रहे हैं, मटर भी जो है आपका 1 वर्षीय पौधा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही बच्चे, यहां पे एक ना बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा यहां पे। ठीक है, कि जो 1 वर्षीय पौधे होते हैं, 2 वर्षीय पौधे होते हैं, ये आसानी से अपनी तीनों प्रवस्थाओं को, बचपना, जवानी और बुढ़ापा, ठीक है, वेजिटेटिव फेज मतलब कायिक प्रवस्था, उसके बाद जनन प्रवस्था और उसके बाद वृद्धावस्था, तीनों को प्रदर्शित करते हैं। जबकि जो प्रीनियल प्लांट होते हैं, जो 12 मासी पौधे होते हैं, वो अपनी तीनों अवस्थाओं को क्लियर शो नहीं करते। और या कहा जाए कि कुछ पौधों का, जैसे हमने आम में क्या परिवर्तन किया, हमने आम को जो 12 वर्ष में एक बार, मतलब 12 महीने में एक बार फल देता था, फूल देता था, मतलब जनन करता था, अब हम उसके जो कायिक प्रवस्था थी उसको कम कर दिया हमने। तो उसके जो वृद्धावस्था का जो जो उसका मतलब जुवेनाइल फेज, जो शुरुआती अवस्था थी, उसको हमने कम कर दिया। दैट्स वाई वो क्या हुआ, अब वो 2 बार फलने लग गया। तो जुवेनाइल जो उसका तुरंत कायिक प्रवस्था थी, हमने उसको कम कर दिया, तो यह 12 मासी पौधे हो गए। तो जो प्रीनियल प्लांट होते हैं उसमें आसानी से ये सब दिखाई नहीं देता है, ये बात को आप गौर से समझेंगे। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग बहुत लेट से होती है, कुछ जल्दी कर जाते हैं और कुछ बहुत देर से होता है। बहुत देर से जिनमें होता है वो यहां पे ध्यान पे रखिएगा, वो जो बहुत ज्यादा देर से होते हैं उन्हें हम जैसे कहते हैं बैम्बू। ठीक है, मैंने बताया 1 वर्षीय बहुवर्षीय बहुत बड़ा मसला नहीं है, मैंने कहा है आप लोग उसे लिख लेंगे। मैं भले इसमें नहीं लिखा हुआ हूं, लेकिन उसके ऊपर मैं नॉलेज दे रहा हूं कि किस पॉइंट को आपको किस आधार पर पढ़ना है। यह जो मैं कह रहा हूं ना कि ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आए बच्चे, दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि वो इंपॉर्टेंट है। और आप अगर उसे पढ़ रहे हैं तो आप लिखते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप उसे कैसे लिखेंगे। आ रही मेरी बात समझ में, आप उसे कैसे लिखेंगे। तो ये यहां पर ऐसे सवाल आ सकते हैं कि कौन होगा जो तीनों प्रवस्थाएं शो करेगा और कौन जो तीनों प्रवस्था शो नहीं करेगा, प्रदर्शित नहीं करेगा। अगले पार्ट में बैम्बू, ठीक है, बांस का पौधा जो होता है वो, उसमें क्या है कि उसका जो कायिक प्रवस्था है, जुवेनाइल परिपक्वन अवस्था जो है बहुत लंबी होती है, इसलिए यह 12 वर्ष में 10 से 12 वर्ष तक समय लग जाता है इसे। ठीक है, तो याद रखना, स्पीसीज फ्लावर्स ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब जीवन में केवल एक बार ही ये फ्लावरिंग करता है, यह पुष्प का निर्माण करता है। और यह जो होता है जनरली 10 साल तक, 12 साल तक जनरली ये जो होता है, ये मतलब 50 से 100 साल तक इसको समय लग सकता है। यह बांस का पौधा जो होता है, पेड़ जो है, जो भी होता है, वो 50 से 100 साल तक का समय लग सकता है, इसलिए जीवन में केवल एक ही बार पुष्पन करता है। मतलब पुष्प आए मतलब जनन की प्रवस्था आई, केवल जीवन में एक बार, तो इसका इतना लंबा। यह प्रीनियल, बाइनियल मतलब 1 वर्षीय 2 वर्षीय से भी ऊपर उठ के है। जबकि अगला विषय हम कहते हैं स्ट्रोबिलस कुनेंथिया, ठीक है, कुंथियाना जिसको अपन कहते हैं, सॉरी, स्ट्रोबिलस कुंथियाना, ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत नाम याद रखिएगा, इसको अपन कहते हैं स्ट्रोबिलस कुंथियाना। ये बहुत प्यारा पौधा है, इसे हम हिंदी में नीला कुरेंजी कहते हैं। ये नीचे डायग्राम बने हुए हैं, नीला कुरेंजी। यह 10 से 12 सालों में 12 सालों में एक बार जब ही बस यह फ्लावरिंग करता है। 12 सालों में एक बार जब नीलगिरी के पहाड़ों में यह उगता है तो वहां का मौसम सुहाना हो जाता है, वहां का इलाका एकदम इतना पर्यटन योग्य बन जाता है कि लोग देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं वहां पर। ये इतना ज्यादा नीलगिरी के पहाड़ में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है साउथ इंडिया में। ये बात ध्यान रखिए, कर्नाटका और आंध्रा के बॉर्डर पे रहता है ये। फ्लावर एंड 12 ईयर, 12 साल में एक बार। तो ये जो भाई साहब लोग इतने आलसी हैं, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग कर रहे हैं, और ये जो बैम्बू है जो 50 साल में एक बार फ्लावरिंग कर रहा है, जनन कर रहा है, इसको याद रखना थोड़ा जरूरी है। क्योंकि भाई इतने आलसी लोग भी थोड़ा सा, जो ज्यादा फास्ट कर रहा है उसको भी याद रखना है, जो देर से कर रहा है उसको भी याद रखना है। तो कुछ इस आधार पर जो है आप ध्यान पे रखिए। क्वेश्चन कहां से आता है एग्जाम में, मैं जिस पॉइंट को कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, उस बात को गौर कर लो।
वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी कहा कि बैम्बू और ये जो स्ट्रोबिलस कुनिन्थिया, जिसे हम कहते हैं नीला कुरेंजी, लिखा होगा बाजू में, हम बताएंगे उसके बारे में, नीला कुरेंजी, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये बात ध्यान पे रखिएगा। अब चलिए इसे हिंदी की तरफ में जाते हैं। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? बांस की जाति को के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों में केवल एक बार, जहां पे वेफ लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। अब पुष्प पैदा करने का यह मतलब होता है कि यहां पर जो जीव हैं, जो पुष्प पैदा कर रहे हैं, वो केवल मतलब अपना जनन कर रहे हैं। पुष्प मतलब जनन अंग, पुष्प एक ही बार हुआ मतलब जनन अंग एक बार हुआ, मतलब जीवन में केवल एक बार रिप्रोडक्शन, जनन करेंगे। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। बड़ी संख्या में ये उत्पन्न हुए और मर जाते हैं, कोई बड़ा मसला इसमें है नहीं। अगला एक और स्ट्रोबिलैंथस कुनिन्थियाना, ये बहुत जरूरी पौधा है, इसके ऊपर इतने क्वेश्चन आए पूछो मत आप लोग। ठीक है, नीला कुरेंजी इसको अपन कहते हैं। 12 वर्षों में एक बार पुष्प देता है, और 12 वर्षों में जब एक बार पुष्प देगा ना, तब उस समय पूरा आसपास का मौसम सुहाना कर देता है। एक बार करेगा लेकिन इतना जबरदस्त करेगा कि पूरा माहौल एकदम खुशनुमा कर देता है। ये नीला कुरेंजी की क्वालिटीज है। ठीक है, तो देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा, ये इस पॉइंट का महत्व है। ध्यान दीजिए, ये बैम्बू का फ्लावर है। कभी देखा है आपने? अपने जीवन काल में आप देख ही नहीं पाएंगे। कैसे देख पाएंगे? अभी तो 20-22 साल के, क्या पता आपका फ्लावर 50 साल का होगा, तब तो आपका बैम्बू ट्री लगा दो, आपके माता पिता ने 50 साल पहले लगाया होगा, तो आप उसे देख पाएंगे। बहुत सुंदर फ्लावर होता है इसका, ये याद ध्यान रखिएगा। ये फ्लावर है उसके। डायग्राम्स बता के मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। होप सो आपको ये इफेक्टिव लग रहा होगा। नीला कुरेंजी पढ़ते हैं, नीला कुरेंजी देखा है आज तक आपने नीला कुरेंजी? तो देखो भाई, यहां पर नीला कुरेंजी साक्षात दर्शन करवा रहा हूं मैं यहां पर आपके, ऐसा कुछ दिखाई देता है। अब सोचो, एक पहाड़ में, पूरा पहाड़ ऐसे नीले 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 नीले, नीलगिरी का पहाड़ पूरा नीला कुरेंजी से भर जाएगा, क्या मौसम होगा, क्या सुहाना आसपास का एटमॉस्फेयर होगा। तो आप इसे देख सकते हैं। अगली बार, ये पिछली बार 2006 के आसपास था, लेकिन उसके बाद एटमॉस्फेयर की वजह से उतना प्रभावी रूप से ये दिखाई नहीं दिया। क्या पता अगले 12 साल में आपको देखने का मौका मिले। जरूर जाना वहां देखने के लिए। ठीक है, बायोलॉजिस्ट हो तो जरूर जाना। तो ये एक पार्ट हम लोगों ने डिवाइड किया, कि बताया उसके बारे में कि क्या होता है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है आप लोगों को, एक बार जल्दी फिर से रिवीजन कर लीजिए। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि लैंगिक जनन होता क्या है, नर मादा की आवश्यकता होती है, नर मादा जनन करते हैं, लैंगिक अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, युग्मक बनाते हैं, युग्मक आपस में मिलते हैं, ये बात बताई मैंने। इसके बाद मैंने बताया कि कुछ पौधों की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, यह वृहद प्रोसेस है। इसमें कुछ कायिक प्रवस्थाएं होती हैं, कुछ किशोरावस्था होती है पादपों में और जीवों में। फिर इनकी जो अवस्था है, 1 वर्षीय पौधे, 2 वर्षीय पौधे और 12 मासी पौधे, और कुछ पौधे ऐसे जो 12 साल में और कुछ पौधे ऐसे जो 50 साल में फ्लावरिंग करते हैं, उनके बारे में भी मैंने थोड़ा सा विषय आपको बताया है। तो आप इसे फिर से फटाफट रिवीजन करके ध्यान पे रखिएगा, आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहां पर ये सॉरी नेक्स्ट पोर्शन पे, माफ करिए, क्लास कहां भाई। अब ये देखो, एक इंटरेस्टिंग पौधा, चिड़िया के अंडे, मुर्गी के अंडे, कितना इंटरेस्टिंग। ये फोटोज देखो भाई, कितना इंटरेस्ट, मजादार है बायोलॉजी ये। और बच्चे, कोई कहता है रटना पड़ता है बायोलॉजी का, अरे बताओ उसको, कभी कोई आपको कह के देखे कि बायोलॉजी रटना पड़ता है, उसे बताओ कभी कि आपकी 206 बेमतलब का याद करके दिखाओ। अरे फालतू याद ही नहीं होती भाई, रट्टा मारा जाता है क्या? नहीं, समझ के नहीं पढ़ोगे कुछ याद नहीं होगा। ये बात याद रखना, बायोलॉजी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, इससे दुनिया में प्यारा कोई सब्जेक्ट पैदा ही नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी लोगों को कुछ और लगता होगा, तो आपको भी लगना चाहिए। अगर बायोलॉजी लिए हो ना भाई, तो सबसे अच्छा निर्णय लियो जीवन का। इसको पढ़ के आप पूरी दुनिया, जीवन, सब कुछ समझ सकते हो। देख रहे हो ना यहाँ पर एक मुर्गी। अब ये बड़ा सवाल होता है भाई, मुर्गी से अंडा बना के मुर्गी बनी, सवाल होता है ना। अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट डे मैं इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में कि क्या होता है, पहले मुर्गी बनी कि अंडा बना। अगर नहीं मालूम है तो कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। अगर मालूम होगा तो बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए, और मैं फ्री में नहीं बताता, बच्चों को इंटरेस्ट होगा तभी मैं बताऊंगा, नहीं आएगा तो क्यों बताऊंगा, ठीक है। चलिए आते हैं स्टार्ट पे, ठीक है। जिनको भी याद है बहुत बढ़िया, आपको बहुत शुभकामनाएं। अल्लाह के बंदे जी, आप बढ़िया खाना पीना खाइए, आराम से सो जाइए। अगर आपको पूरा याद है तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा चैप्टर पढ़े, ठीक है। जीवन में एक बार सिर्फ, नीतीश कुमार गुप्ता, जीवन में एक बार सिर्फ और सिर्फ बैम्बू ट्रीज जो होता है, बैम्बू बांस का पौधा, वो ऐसा करता है, ठीक है। चलिए, हाँ जिसको भी पता है, अगर वो डिटेल है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ,
मेरे आज की जो क्लास के बाद जो कमेंट होगा उसमें ये बताना कि मुर्गी और अंडा पूरा डिटेल में चाहिए मुझे ना, एकदम डिटेल है ना, जितना मैं बता सकता हूँ उतना आपका भी डिटेल चाहिए। पहले मुर्गी बनिया बकवास, ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक है, मैं बकवास नहीं करना चाहता, लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको आंसर मालूम होना चाहिए। और जब कोई पूछे तो डिटेल में बताना चाहिए कि दुनिया में, मैं तो ये भी बता सकता हूँ दुनिया में पहली कोशिका कैसे बनी होगी, ठीक है, ऐसा कुछ डिटेल करो कि दुनिया में पहली कोशिका कौन सी बनी होगी, दुनिया में पहली ये सब क्या बना होगा, कैसे बने, इंसान कैसे बने, ये सब कुछ, ये सब भी पढ़ सकते। सिर्फ मुर्गी अंडे के पीछे कौन पड़ा हुआ है भाई। चलो आते हैं अगले पार्ट में। तो यही बात यहां पर ये याद रखिएगा भाई कि जो एनिमल्स हैं, ये पहले हिंदी की तरफ में आते हैं, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था तक, परिपक्वता तक पहुंचते हैं, ठीक है। कुछ पक्षी जो होते हैं केवल विशेष मौसम में आने पर ही अंडे देते हैं। अब जीवन पे आते हैं, मतलब पहले अभी प्लांट पढ़ लिया, अब यहां पर हम लोग आते हैं जीवों पर। जीवों में कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो जीवन में केवल किसी एक विशेष मौसम में अंडे देते हैं। मुर्गी उर्गी वगैरह हमेशा अंडा नहीं देती है, ठीक है। मुर्गी और ये जो पक्षी है विशेष मौसम में अंडे देते हैं। ये याद रखते हैं क्यों ऐसे अंडे देते हैं, इसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ अगर संरक्षण में रखे हुए हैं, मतलब पोल्ट्री फार्म वालों को इतना इंजेक्शन, इतना केमिकल्स ये सब डाल देते हैं ना, तो वो एक साल से एक मौसम की जगह किसी भी मौसम में दे देते हैं। और ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। जब जो जिस मौसम में होता है उसी मौसम में लगना चाहिए तो बेहतर है, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो प्रकृति से कर रहे हैं आप खिलवाड़, ठीक है। तो ये बात ध्यान पे रखिएगा कि जैसे जीवों में ऐसा कुछ, पादपों में ऐसा कुछ होता है, जीवों में भी कुछ एक स्पेशल प्रकार का क्रिएशन चल रहा है। जीवों में भी कुछ जीव ऐसे हैं जो साल भर जनन कर सकते हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जो किसी विशेष मौसम में ही जनन कर सकते हैं। अब ये क्या खेल है भाई, इस विषय पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। चलो आओ, पहला पार्ट ये है, कुछ पादपों में, जीवों में क्या होता है, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज मतलब होता है, इसे अपन कहते हैं किशोरावस्था। तो जो किशोर अवस्था में होते हैं, इनकी बॉडी में थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकली, मतलब आंतरिक और बाहरी रूप से परिवर्तन हो रहे होते हैं। तो ये परिवर्तन होने के लिए, परिवर्तन जब हो जाता है तो इनके पास में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर आता है। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कहने का मतलब ये है कि जो जनन के लक्षण आते हैं कि भाई हाँ अभी जनन करने योग्य हो चुका है, पता चल जाता है लड़का बड़ा होकर शादी करने वाली है, जनन लक्षण देख के तो बोलते हैं माँ बाप लोग, और क्या, हाँ ये जनन कर सकता है, अब इसकी शादी ब्याह कर देना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो कुछ इसी तरह से ये लक्षण पादप में, जीवों में हर जगह दिखाई देते हैं, और ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला पार्ट में, बर्ड्स हैविंग ए मैच्योर ले एग्स। बर्ड्स में क्या होता है, एक मैच्योर ले एग्स होती है, एग्स बनाते हैं, ठीक है। ये किसी सीजनली मतलब मैंने बताया ना किसी विशेष मौसम में, तो ये इसकी कैपेसिटी होती है विशेष मौसम में। बट अगर ये पोल्ट्री फार्म वाली कंडीशन में है, पोल्ट्री मतलब वही समझते हैं ना, जहां पोल्ट्री फार्म, जहां मुर्गी अंडा वगैरह बनता है, वहां पे ये लेग्स को थ्रू आउट द ईयर कभी भी बना सकते हैं। ये एक विशेष अंतर है दोनों में। अब ये विशेष अंतर को हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये पार्ट यहां पर है। अब अगला पार्ट ये है कि अब इसको थोड़ा डिटेल करते, क्यों ऐसा हुआ कि जो कोई एक विशेष मौसम में ही जनन किए और कोई पूरे मौसम जनन कर रहा है। ऐसा भेदभाव भगवान ने क्यों किया, ये भेदभाव क्यों था कि एक को साल भर मौका मिला और एक को सिर्फ किसी विशेष मौसम में। बड़ा भेदभाव भाई, पढ़े इसको, क्यों हुआ ऐसा, और क्यों आप सौभाग्यशाली, क्योंकि आप मानव हैं और साल भर जनन कर सकते हैं, ये सौभाग्यशाली की बात है। लेकिन इसका भी कोई विशेष उपयोग हो नहीं रहा है, सिर्फ दुनिया में रिप्रोडक्शन हो रहा है, और उसके बाद आबादी देखो कहां से कहां पहुंच गई। तो ये परेशानी का सबब है। मौसमी मनुष्य को भी होना चाहिए था, लेकिन अब देखते हैं यहां पे क्या बात है भाई। तो जनन प्रावस्था वाली अवस्था में के दौरान अपरा स्तनी मादा, जो अपरा स्तनी मादा मतलब जो इसके पास में अपरा होता, अंडाशय होता, प्लासेंटा होता है, वो के अंडाशय की सक्रियता में चक्रीय तथा सहायक वाहिका और हार्मोन परिवर्तन आने लगता है। अब ये क्या शब्द लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जो भी स्तनी जीव होते हैं, स्तनी मतलब मैमल्स, उनमें क्या होता है, उनके अंडाशय के अंदर लगातार हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स के और कुछ केमिकल्स का चक्रीय परिवर्तन होता है। मतलब एक चक्र से शुरू होते हैं, फिर वहीं पे पहुंचते हैं, फिर परिवर्तन होता है, फिर वहीं पहुंचते हैं, फिर परिवर्तन होता है, फिर वहीं पहुंचते हैं। तो यह जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के माध्यम से कुछ नया परिवर्तन होता है, चक्र कहते हैं। अब यह चक्र दो प्रकार का होता है। तो यह चक्र याद रखिएगा, अपरा स्तनियों में जो परिवर्तन है, सिर्फ याद रखिएगा अपरा स्तनी मतलब जिसमें प्लासेंटा या स्तनी मतलब मैमल्स, मादा में ही होता है। ये मादा में होता है, नर में नहीं होता, मादा में हो रहा है। तो यह जो एक चक्रीय परिवर्तन होता है, जो हो सकता है कि सहायक ग्रंथियां या फिर हो सकता है हार्मोन्स की वजह से हो रही हूं, ठीक है। इसमें एग्जांपल ध्यान पे रखिए, जैसे नॉन प्राइमेट,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूं। नॉन प्राइमेट स्तनधारी। अच्छा, स्तनधारी भी दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन प्राइमेट, एक प्राइमेट। नॉन प्राइमेट जो होते हैं स्तनधारी, जैसे गाय, भेड़, चूहा, भैंस, हिरण, कुत्ता, चीता, ये सब नॉन प्राइमेट। ये सब क्या है? नॉन प्राइमेट। अलग से पॉइंट लिखिएगा कि स्तनधारी में साल भर में चक्र परिवर्तन होता है, और यह चक्र परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है, एक नॉन प्राइमेट स्तनधारी में और एक प्राइमेट में। नॉन प्राइमेट में कौन आता है? गाय, भेड़, चूहा, हिरण, कुत्ता, चीता आदि आते हैं। जनन के दौरान ये जो चक्रीय परिवर्तन है किसी विशेष समय में ही दिखाई देते हैं। परिवर्तन जिन्हें मध चक्र कहते हैं, यह दिखाई देता है। ऑयस्ट्रस साइकिल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ऑयस्ट्रस साइकिल, मध चक्र कहते हैं इसको। तो ये बात ध्यान रखिएगा, नॉन प्राइमेट में होने वाला ये जो साइकिल है दो प्रकार का है, एक है मध चक्र मतलब ऑयस्ट्रस साइकिल, और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनमें पाया जाता है मध चक्र। मध चक्र मतलब होता है ऑयस्ट्रस साइकिल। कौन सा साइकिल? ऑयस्ट्रस साइकिल। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल के साथ याद रखिएगा, जोर से याद रखिएगा, बोल बोल के याद रखिएगा, लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नॉन प्राइमेट स्तनधारी जो है गाय, भेड़, चूहा, हिरण, कुत्ता आदि में जो जनन चक्र होता है, साइकिल दिखाई देता है, उसे मध चक्र कहते हैं। दूसरी बात, जबकि प्राइमेट में, प्राइमेट स्तनधारी जो हैं, एग्जाम्पल के लिए बंदर, एप्स और उसके अलावा मनुष्य। मनुष्य है, बंदर आते हैं, एप्स आते हैं इसके पास में। इसमें ये जो थोड़ा सा मान लीजिएगा गलत लिखा हुआ है, इसे अपन कहते हैं ऋतुस्राव। स्त्राव, ऋतुस्राव कहते हैं इसको। ठीक है, तो ऋतुस्राव का हिंदी नाम होता है, क्या कहते हैं ऋतुस्राव को? ऋतुस्राव मतलब ये देखिए क्या लिख दिया मैंने, पता नहीं, एक बार फिर से लिखता हूं, देखिएगा, ऋतुस्राव कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो पार्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है, ये ऋतुस्राव, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है यहां पर, ऋतुस्राव कहते हैं इसको। और ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये दोनों में क्या अंतर है? तो यहां पे जो मध चक्र चल रहा है और यहां पर जो क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव चल रहा है, इन दोनों में क्या अंतर है? जो नॉन प्राइमेट होते हैं, इनमें जो मध चक्र होता है वो किसी विशेष मौसम में ही होता है। जैसे पक्षियों में मैंने बताया ना, हर मौसम नहीं दे सकते, वैसे ही यहां पे नॉन प्राइमेट भी हर मौसम में, इनका किसी विशेष मौसम में होता है। आपको मालूम होगा, किसी विशेष मौसम में ही कुत्तों की संख्या ज्यादा बढ़ने लग जाती है, जानवरों की संख्या बढ़ने लग जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यह मध चक्र उसी समय पर चल रहा था, और यह मध चक्र डिसाइड करेगा कि बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे। बिना इस चक्र के वो सब नहीं हो पाएगा। यह चक्र बहुत जरूरी है। तो मध चक्र किसी विशेष मौसम में ही बस होगा, और जबकि प्राइमेट में मतलब जो हम मनुष्य हैं, बंदर हैं, एप्स आते हैं जो इसमें, ये सब के सब साल भर चेंज कर सकते हैं। ये पॉइंट यहां पर नहीं लिखा हुआ है, आप इस बात को वहां पर ऐड करेंगे कि जो नॉन प्राइमेट में मध चक्र चलता है वो किसी विशेष मौसम तक के लिए है, लेकिन जो ऋतुस्राव है वो हर मौसम में चल सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान पे रखिएगा, यहां पे याद रखिए। कौन है भाई ब्रांडेड कमीना कौशिक है? कौन है यहां पे दोस्ती यारी करने? आप भगाओ इस आदमी को भाई। हाँ, यहीं पे दोस्ती यारी कर लो, पढ़ लो बेटा, कहाँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, कहाँ ये सब क्या कर रहे हो? एप्स मतलब बंदर से रिलेटेड जो प्रजाति होती है उसको अपन एप्स कहते हैं। ठीक है, पक्षियों में भी कुछ होता है ऐसा। ठीक है भाई, ये सब फालतू की बात नहीं करें। किसके कारण होता है? हार्मोन्स है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में तो डिटेल रहेगा यहां पर। ठीक है, जो भी है भाई। हाँ सही बात है, ये सब गूगल बाबा से ही पूछ के आए, बिल्कुल सही बोल रहा है। डिटेल में तो कुछ जानते नहीं, कौन सा एंजाइम, कहाँ का एंजाइम, क्या क्या, कुछ भी नहीं पा रहा। हाँ ठीक है भाई, मुर्गी उर्गी में नहीं देखो भाई, चलो पढ़ेंगे आगे हम लोग इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब बकवास नहीं करने का भाई यहाँ पर, है ना, जो भी। यहाँ थैंक यू, आपने सॉरी कहा, लेकिन यहाँ पे दोस्ती यारी करने थोड़ी ना है भाई, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। चलो अब आते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, तो ये पार्ट हो गया यहाँ पर। अब ये जो पार्ट है यहाँ पर, जैसे प्लासेंटल मैमल्स मैंने आपको बताया, ऑयस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल वही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, याद रखिएगा। ऑयस्ट्रस साइकिल सिर्फ काऊ, शेप और रैट, डियर, डॉग्स, टाइगर इन सब में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है मंकीज में, एप्स में और ह्यूमंस में, इन सब में बस होता है, बाकी सब में नहीं होता है। तो ये बात बहुत आसानी से आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। क्लियर, एकदम सिंपल पार्ट है, आप लोगों से बनना ही चाहिए। इसको एक बार पूरा फटाफट जो भी पार्ट है आप लोग इसको रिवीजन कर लेंगे। जो भी समझ में नहीं आएगा वो फिर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर में आते हैं, इसे हम लोग ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से हम लोग इसको ध्यान लगाएंगे। चलिए अगले पार्ट में आते हैं। तो ये सब बना हुआ है भाई, डायग्राम देख सकते हो आप लोग, इसमें ये अंडाशय है, ये भेड़ बकरी की है, ये एप्स की प्रजातियां हैं, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। गोरिल्ला ओरिल्ला जो होते हैं ना, ये सब है, इसमें ध्यान पे रखिएगा। चलिए भाई, अरे क्या है भाई, टुकटुकवा बैम्बू में भाई फ्लावर है तो क्या होगा, फ्लावर में रिप्रोडक्शन जो होगा, बैम्बू अगर फ्लावर है तो वो जनन क्या बोले, लैंगिक जनन ही होगा वो, ठीक है। एप्स मतलब ये क्या बोले, लंगूर नहीं, मतलब ये जो क्या बोल सकते हैं इसमें, गोरिल्ला ओरिल्ला की जो प्रजाति होती है ना भाई, उसी को तो एप्स कहते हैं, बंदरों की प्रजाति, ठीक है। तो वो उसी के पास बंदर एक थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, गोरिल्ला वाली प्रजाति बोलना चाहिए, ठीक है। ये गोरिल्ला वाली प्रजाति को अपन एप्स में गिनते हैं, जो मनुष्य से बहुत क्लोज है। हम लोग मालूम है ना, आप लोगों में से बहुत सारी जो लोग हैं वो बंदरों से बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ, लेकिन जनरली बहुत सारे लोग क्लोज हैं एकदम उससे, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए भाई आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या पार्ट है यहाँ पर, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पार्ट, वही जो डिटेल मैं अभी आपको बता रहा था। इनमें से क्या होता है, कुछ जो जनन करते हैं, ये देखो यहाँ पर कुछ गाय भैंस और यहाँ पर चूहे वगैरह बने हुए हैं, इनमें भी दो बातें हैं, मध्य चक्र के बेसिस में भी दो बातें हैं। इनमें से क्या होता है, कुछ लोग जो होता है जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्र का प्रदर्शन करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, इन चक्रों का भी प्रदर्शन अनुकूल परिस्थिति में, मतलब सही मौसम आएगा तो सही प्रकार के हार्मोन्स बनेंगे, और सही प्रकार के हार्मोन्स बनेंगे तो सही प्रकार का जीवन होगा, सही प्रकार का जनन होगा। तो ये इसी कारण इन्हें तनिष्ठ मतलब मौसमी प्रजनक कहेंगे। क्या कहेंगे, मौसमी प्रजनक, मतलब सीजनल ब्रीडर। क्या कहेंगे इनको, सीजनल ब्रीडर, मतलब अपने पूरे चक्र के किसी एक विशेष मौसम में ही ये ऐसा कर पाएंगे, और जब वो विशेष मौसम में ही कर पाएंगे तो सीजनल हो गया। क्या हो गया, सीजनल हो गया। इस प्रकार से हम इसे, ठीक है, सीजनल ब्रीडर कहते हैं। तो ये इंग्लिश में भी देख लेते हैं, दे मैमल्स लिविंग इन नेचर कंडीशन एक्सिबिट रिप्रोडक्शन साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ड्यूरिंग फेवरेबल मतलब अपने क्या विशेष मौसम में ही ये रिप्रोडक्शन करेंगे, अन्यथा ये नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? इसके बाद क्या है, कुछ लोग होते हैं अधिकांश स्तनधारी, अधिकांश, अब इसमें कौन कौन आएगा, तो वही गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो आते हैं ये मौसमी प्रजनक है, मौसम में अपना रिप्रोडक्शन करेंगे। विशेष मौसम होगा, विशेष प्रकार का मूड होगा, विशेष प्रकार का बढ़िया उसमें हार्मोन्स बनेंगे, तब जाके चलो भाई इस समय प्रजनन करते हैं, ऐसा कुछ होता होगा इनमें। जबकि अधिकांश स्तनधारी जो होते हैं, इस अधिकांश स्तनधारी मनुष्य हो गया और भी बहुत सारे हो गए एग्जाम्पल, इनमें जनन के लिए सक्रिय हार्मोन साल भर रहते हैं, हर मौसम में ये रहते हैं, और हर मौसम में जब ये रहते हैं इन्हें अपन सतत प्रजनक कहते हैं। क्या कहते हैं, सतत प्रजनन कहते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान से बात क्लियर हो गई यहां पर कि कंटिन्यूअस ब्रीडर जो होते हैं दे आर रिप्रोडक्टिव एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्शन फेज, हर समय में ये एक्टिव रहते हैं, और हर समय में एक्टिव रहने के कारण इन्हें हम सतत प्रजनक कहते हैं। तो होप सो स्टूडेंट, आज की क्लास जो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी, याद रखिएगा ये छोटी छोटी बातें बहुत पूछी जाती हैं। सतत प्रजनक कौन है, असतत प्रजनक कौन है, ऑस्ट्रस साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, बैम्बू कब तक रिप्रोडक्शन करता है, नीला कुरेंजी कब करता है, इनके बीच में मौसम क्या है, नॉन प्राइमेट क्या करते हैं, प्राइमेट क्या करते हैं, ये थोड़ी थोड़ी बातें अगर आप ध्यान से रखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। बच्चे आ रही मेरी बात समझ में? थोड़ा सा अपना मोटिवेशन बना के रखो। जो बच्चे बताइए 2.5-3 मतलब 1.5 घंटा 40 मिनट लगातार एक वीडियो नहीं सुन पाएंगे तो कैसे चलेगा ये जीवन, बताइए? ठीक है, तो थोड़ा सा तो कॉन्सेंट्रेट रखना पड़ेगा ना दोस्त। यहां पर आए और चले गए तो ज्ञान भी आएगा और चला जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई, ठीक 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 ठीक, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है, अगला पार्ट यहां पर अब ये होता है कि भाई अब रिप्रोडक्शन करना था, कर लिए। सबसे जरूरी और सबसे की पॉइंट बता रहा हूं आपके जीवन का, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और मरेगा तो कैसे मरेगा, क्यों मरेगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो इज लास्ट फेज इज अ सेनेसेंट एंड ओल्ड फेज, वृद्ध मतलब वृद्धावस्था, वृद्धि हो गई भाई, जनन वनन कर लिए, यही करने तो आए थे, पैदा हुए, किशोरावस्था हुई, जनन किए और मर गए, यही करने आए हैं ना। आधे से ज्यादा प्रजातियां तो यही कर रही हैं। एक मनुष्य है जो कुछ कर सकता है, तो मनुष्य कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है। मनुष्य को तो यहां पर फालतू की बात करने से फुर्सत नहीं है, तो मनुष्य को अपने जीवन में कुछ करना छोड़े ना है, तो मनुष्य अगर नहीं करेगा तो मर ही जाएगा। दुनिया के जितनी भी प्रजातियां हैं सब यही कर रही हैं, पैदा हो रही है, जनन कर रही है, मर जा रही, थोड़ा बहुत अपना जीवन आसपास थोड़ा बहुत इससे मिल लिए, उधर चले गए, घूम लिए, बस। मनुष्य को ज्ञान मिला है कि थोड़ा बहुत काम कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं, ये बात पक्की है, ठीक है। तो देखो भाई, मनुष्य में क्या होता है, सेनेसेंट फेज, लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पैन, आपके जीवन काल की अंतिम प्रवस्था। अभी अंतिम तक पहुंचे क्यों,
अंतिम तक इसलिए पहुंच गए क्योंकि हमारे अंदर की कोशिकाएं, हमारे अंदर के केमिकल्स, हमारे अंदर के हार्मोन्स जवाब दे डाले कि अब हम नहीं बनेंगे भाई, अब आप मर जाइए, एक काम करिए। ठीक है, तो जब ये नहीं बनेंगे तो हमारे शरीर को चलाएगा कौन? यही सब तो चलाते हैं। और अगर यही चीजें बार बार नहीं बनेंगी तो हम जो है मृत्यु की तरफ चले जाएंगे। और यही जीवन का कटु लेकिन आखिरी सत्य है, जिसे हम ओल्ड स्टेज या कहते हैं वृद्धावस्था। इसके पीछे रीजन क्या है? लेकिन इसके पीछे, चाहे आप किशोर अवस्था में हो, चाहे आप जनन अवस्था में हो, चाहे आप वृद्धि अवस्था में हो, हर चीज के पीछे रीजन है आपके शरीर के केमिकल्स, आपके शरीर के हार्मोन्स, आपके शरीर के एंजाइम। यह अगर बेहतर अवस्था में है, जब बन रहे होते हैं, तब हम लोग होते हैं किशोर अवस्था में। जब बन के पूरी तरह से परिपक्व कर देते हैं, तब हम लोग जनन प्रावस्था में होते हैं। और जब ये धीरे धीरे संख्या में कम होने लग जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे वृद्धावस्था में। तो अब पढ़ लेते हैं यहां पे भाई, जनन की आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था कहते हैं। यह मापदंड के अनुरूप होता है। जीवन की यह अवधि अंतिम चरण में जैसे उपापचय की गति मंद हो, मतलब हमारा भाई देखा होगा ना बूढ़े लोगों को, खाना नहीं पच रहा, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, खाना नहीं पच रहा है, मोशन ठीक से नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह, दुनिया भर की समस्याएं। तो ये दुनिया भर की समस्याएं जो हैं उपापचय की मंद गति की होने लग जाती है। अंत में मृत्यु होती है। राम नाम सत्य हो गया। ठीक है, तो ये मृत्यु एकदम कटु सत्य है। और इसके लिए अब देख रहे हो ना, ये प्यारी प्यारे डायग्राम आपकी पूरी जीवन को समझाते हैं, कैसे एक पौधा पैदा हुआ, उसके बाद बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, फल फूल दिया, और उसके बाद धीरे 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 बेचारा मर गया। पौधे में भी यही हुआ, लेकिन आपको दुख नहीं हुआ। मनुष्य को देखो, ये हरा पूरा जवान लड़का बेचारा थोड़ा सा बढ़ा, झुर्रियां आने लग गई, थोड़ा और झुर्रियां आई, फिर थोड़ा सा और बूढ़ा हुआ और बूढ़ा हुआ, और अंतिम में बाल झड़ गए, मर गया बेचारा। ये क्यों हुआ? ये वृद्धि अवस्था होती है, मतलब इस अवस्था में लोग जनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जनन नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त हुई बच्चे। होप सो आप लोगों को इंटरेस्टिंग वे में आपको ये समझ में आया होगा, और बायोलॉजी आपको मेरे पढ़ाते समय कम से कम थोड़ा सा तो प्यारा आपको जरूर लगेगा। ठीक है, और मेरी जो कोशिश है कि मैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को अलग अलग विषय पे, जितना भी भारत के कोने पे बैठे हुए हैं, अगर हम उन्हें बायोलॉजी ईजी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करें तो बच्चे बहुत बेहतर कर सकते हैं। मेरी पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे भी नीट और अच्छे अच्छे एग्जाम निकाल सकते हैं। आप निकालते भी हैं, आपके अंदर कैलिबर भी है, और आप निकाल जरूर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ मुझे सुने और यहाँ पर क्लासेस जो भी अटेंड करें डेली डेली, तो आपको ये बहुत बेहतर मिल सकता है। जो भी कमी आपको मुझ में लगेगी, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं अपनी आलोचना सुनने का सदैव अधिकारी हूं, मैं हमेशा सुनूंगा इसे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो भाई प्लीज़ कंटिन्यू ज्वाइन करते रहें। बाकी मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, आपको बस आपको अच्छा ज्ञान मिले। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो वो लोगों तक पहुंचे, बस इसी ख्वाहिश के साथ आज की क्लास यहां पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चे लोग। जो भी याद रखिएगा, जो भी आपको समझ में नहीं आया आप यहां पर बता सकते हैं। ठीक है, जो भी यहां पर जो भी आपको कुछ चीज समझ में नहीं आए आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। शुभ रात्रि। कोई भी समस्या, आज की क्लास समझ में आई आप लोगों को? क्लास समझ में है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरा थोड़ा सा भी समझ पाए हैं, आपको मेरी थोड़ी क्लास भी अच्छी लगी, तो समझ लीजिए मेरा जो भी मैंने किया है वो मेरा सार्थक हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर डाउट वगैरह कहीं पर नहीं आए होंगे। ठीक है, क्लास बहुत जल्दी आप लोगों की शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर ध्यान ध्यान से आप लोग पढ़ते बच रहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। आप लोगों से मिलूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।